हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सी एस वर्ल्ड। गाइस यहाँ पे मेरे चैनल पे आप लोग को सी एस ई टी के सारे नोट्स प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव में भी हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है, ई बी सी एल। ई बी सी एल जो है हमारा वो पेपर नंबर 7 है और एग्जीक्यूटिव का ग्रुप नंबर 2 है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसको देखो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, काफ़ी सारा हम लोगों ने डिस्कस भी कर दिया। आज हम इसका पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी डेफिनेशन डिस्कस कर दी और बची भी आज पार्ट 3 में ज़रूर कर देंगे। आप लोगों के लिए फेवरेट चैप्टर है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 12th से ये चैप्टर पढ़ा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, हम लोगों ने काफ़ी सारी डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये हर बार में स्लाइड में इसलिए लाती हूँ ताकि आप लोग क्या हो, हर बार याद कर सको, ठीक है, कि हमारा ये वाला सेक्शन था। क्योंकि एक्ट नया है तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। इसमें से डेफिनेशंस काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आप लोगों को ये वाले जो सेक्शन है वो बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। तो ये सेक्शन की मैंने एक पूरी स्लाइड बना रखी है, जो मैं लास्ट में भी एक बार आप लोग को पूरा गो थ्रू करा दूंगी कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो ये फिलहाल हम लोग स्किप कर देते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेफिनेशन की स्लाइड्स का नेम, ठीक है। आज हम लोग डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। पुरानी डेफिनेशंस आप लोग देखना, काफ़ी सारी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंजरी। इंजरी क्या होता है? लगना। इंजरी का मतलब होता है लगना, ठीक है। अब मान लो एक कुकड़ में कुकड़ लाई, तो कुकड़ क्या है? गुड्स। कुकड़ क्या है? गुड्स, ठीक है। गुड्स में क्या होता है? डिफेक्ट होता है। तो गुड्स में डिफेक्ट होता है, तो कुकड़ खराब था, ठीक है। तो वहाँ पे इंजरी नहीं है। कुकर ख़राब है वो इंजरी नहीं है, लेकिन कुकर ख़राब होने की वजह से अगर मुझे लग जाए, अगर कुकर ख़राब होने की वजह से मुझे लग जाए, कुकर में मैंने आलू रखे और आलू डाल के मैंने पानी डाला, बिल्कुल सही तरीके से कुकर को चलाया, उसके बाद भी कुकर फट गया और मेरे गाल पे यहाँ पे निशान हो गया, मेरे हाथ पे निशान हो गया, तो वहाँ पे इंजरी कहलाएगी। तो इंजरी का मतलब ये होता है कि हमें लगना, ठीक है। इट मीन्स एनी हार्म इलीगली कॉज टू द पर्सन। किसी पर्सन को हार्म पहुंच गया, उसकी बॉडी पे, माइंड पे या उसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर हार्म पहुंचता है हम लोग को, तो हम लोग इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। बॉडी पे कैसे हार्म पहुंच गया? कुकर लाई, कुकर को मैंने चला के रखा और फट गया, तो हार्म पहुंच गया। माइंड पे कैसे पड़ता है, ध्यान से सोचना। मैंने सोचा यार मैं इतनी काली काली कैसे हो रही हूँ, मुझे मेरा कलर थोड़ा साफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यों ना फेयर लवली लाई जाए। और जैसे कि बोलते हैं फेयर लवली में कि 7 दिन लगाने के बाद फेयर लवली से एकदम से हम लोग गोरे गोरे हो जाते हैं, तो मैं भी फेयर लवली लगाऊंगी, 7 दिन बाद यूँ गोरी गोरी हो जाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं फेयर लवली ले आई। अब क्या हुआ, फेयर लवली लेके आने के बाद मैंने 7 दिन लगाया, लेकिन मैं गोरी नहीं हो पाई, मैं काली की काली रह गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे माइंड पे असर पड़ा, क्योंकि 7 दिन बाद मेरी फ्रेंड की शादी थी और वहाँ पे मैं गोरी नहीं दिख पाई, इतनी गोरी नहीं दिख पाई, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे माइंड पे असर पड़ा। ऐसे ही आप लोग की प्रॉपर्टी पे भी कोई असर पड़ सकता है, ठीक है। कुकर फट गया, कुकर फटने की वजह से मुझे तो नहीं लगी, लेकिन किचन की पूरी दीवार खराब हो गई। तो वहाँ पे इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है, इंसान के बॉडी पे हो सकती है, इंसान के माइंड पे हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी पे भी हो सकती है। मैन्युफैक्चरर, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है जो गुड्स को बनाता है। मैन्युफैक्चरर का मतलब वो इंसान होता है जो गुड्स को बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरर मीन्स एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। हु मेक एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, मतलब गुड्स बनाए या फिर उसके पार्ट्स बनाए। जैसे कि आप लोग को पता है जो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, आप कोई भी कार देख लेना, कार में जो टायर्स वगैरह लगते हैं वो कार के खुद के कंपनी के नहीं होते, वो किसी दूसरे के टायर, जैसे सियाट के टायर्स हो गए, ठीक है। तो मान लो मैं एक कार लाई,
मैं स्विफ्ट लाई, स्विफ्ट में देखिए जो टायर है वो किसके है, टायर किसके है, सियाट के हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट तो हम लोगों ने बना दिया, कार हम लोगों ने बना दी, कार किसने बनाई, मारुति ने बना दी, ठीक है। और जो टायर है वो टायर किसके बना दिए, सियाट के बना दिए। तो वहाँ पे कुछ पार्ट हमने बनाया, कुछ पार्ट किसने बनाया, दूसरे ने बनाया। लेकिन क्या हुआ, इसको मैन्युफैक्चर बोला जाएगा, दोनों को ही मैन्युफैक्चर बोला जाएगा, चाहे टायर बनाने वाले मैन्युफैक्चर हो चाहे कार बनाने वाले। तो मेक एनी गुड और पार्ट देयर, अच्छा असेंबल एनी गुड्स और पार्ट देयर। देखो ज़्यादातर ऐसा ही होता है रियलिटी में कि जो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो कोई भी पार्ट नहीं बनाती, बस सब पार्ट्स क्या करती है दूसरी छोटी छोटी कंपनियों से मंगा लेती है और उसको असेंबल करके अपना नाम लगा देती है। जैसे कि स्विफ्ट है, ठीक है, स्विफ्ट है मारुति सुजुकी की है ना। अब मारुति सुजुकी वाली कंपनी ने खुद से कुछ भी नहीं बनाया, क्या किया उसने, सियाट के टायर लाए, उसके अलग लाए, साइलेंसर वहाँ से लाए, ये सब कुछ ला के उसको सिर्फ असेंबल कर दिया। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ के अपना नाम लगा दिया, ठीक है। तो वो भी मैन्युफैक्चर होगा। मतलब मैन्युफैक्चर का मतलब ये नहीं होता कि उसने गुड्स बनाया, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उसने गुड्स भी बनाया, या फिर अगर गुड्स नहीं बनाया सिर्फ दूसरों ने बनाया, उसके पार्ट्स को असेंबल करके क्या किया, अपना नाम लगा दिया, तो उसको भी मैन्युफैक्चर कहेगा। अच्छा, पुट और कॉज टू बी पुट हिज ओन मार्क मेड बाय एनी अदर पर्सन, ये भी ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। जो शैम्पू की कंपनीज होती है जैसे कि सनसिल्क है या फिर पैंटीन है या डव है, कोई सी भी लॉरियल है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो रॉ शैम्पू होता है ना, रॉ शैम्पू वो एक ही जगह से मिलता है, वहाँ से उठा के लिया। अब पैंटीन वाले ने क्या किया, जरा सा अपना फ्रेग्रेंस डाल दिया, ठीक है, अलग से फ्रेग्रेंस डाल दिया और अपना नाम डाल दिया, तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा। जबकि ना तो उसने चीज़ को बनाया ना उसने असेंबल किया, फिर भी वो मैन्युफैक्चर कहलाएगा क्योंकि उसने नाम लिख दिया। तो मैन्युफैक्चर तीनों होते हैं, कौन कौन, जिसने गुड्स बनाए या फिर उसके कोई पार्ट्स बनाए, दूसरा गुड्स बनाए नहीं, सिर्फ असेंबल किया, असेंबल करके अपना नाम चिपका दिया, चिपका ले सैया फेविकॉल से, चिपका ले सैया फेविकॉल से अपना नाम चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा, वहाँ पे उसने ना तो मैन्युफैक्चर किया ना असेंबल किया, सिर्फ क्या किया, नाम चिपका दिया, गुड्स किसी और का, जैसे कि शैम्पू किसी और का, लेकिन पैंटीन ने अपना नाम चिपका दिया, तो चिपका लिए सैया फेविकॉल से, वो भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा, ठीक है। अब पैंटीन लगाने के बाद अगर मेरे बाल उड़ जाए या बाल काले से हरे हो जाए, पीले हो जाए, तो वहाँ पे मैं केस किस पे करूँगी, मैं पैंटीन पे वाले पे ही करूँगी, ठीक है। आ जाओ, मीडिएटर कौन होता है, देखो पहले ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कहीं नहीं था कि हम लोग मीडिएटर रख सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कहीं नहीं था कि हम लोग मीडिएटर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक नया प्रोविजन आया मीडिएटर का। मीडिएटर कौन पर्सन होता है, वो पर्सन जो कि जस्ट लाइक एन आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है। अब आर्बिट्रेटर कौन होता है मैम, ये बताओ। आर्बिट्रेटर का मतलब है मिडल मैन है, जो दोनों पार्टीज की सुन के कोर्ट के बाहर सॉल्व करेगा इस केस। क्योंकि आपको पता है कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, और कोर्ट में जब तारीख पे तारीख चलती रहती है तो केस डिले होते जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया में पुराने केसेस को सॉल्व कर दिया जाए ना तो भी 100 साल लग जाएंगे। पुराने केसेस इतने पेंडिंग पड़े इंडिया के कोर्ट्स में कि 100 साल लग जाएंगे, तो इंडिया की कोर्ट सॉल्व कर नहीं रही है केसेस, ठीक है। तो इसीलिए एक बाहर के पर्सन को बुलाओ, मीडिएटर को, और मीडिएटर क्या करेगा, दोनों के किस्से सॉल्व कर देगा। तो मीडिएटर मीन्स द प्रोसेस बाय विच द मीडिएशन क्या होता है, तो मीडिएशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम बीच के पर्सन को बुलाते हैं, मीडिएटर को बुलाते हैं, और वो कंज्यूमर और जो भी मैन्युफैक्चरर का उनको बुलाएगा और उनका डिस्प्यूट सॉल्व कराएगा। लेकिन इसके लिए ना दोनों पार्टीज राजी होने चाहिए कि जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कुछ खा लिया और खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, या कुकर ले आई, कुकर लाने की वजह से क्या हुआ, मेरे घर का गैस पूरा ख़राब हो गया, या मेरे इतने गोरे गोरे गालों पे क्या हुआ, निशान हो गया, तो वहाँ पे मैं केस करना चाह रही हूँ। तो मैं और वो मैन्युफैक्चरर दोनों रेडी होंगे तभी मीडिएटर आएगा, वरना नहीं आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि मीडिएटर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो मीडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट। मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर। मीडिएटर कौन हुआ, वो इंसान हुआ, क्या करेगा, मीडिएट करेगा। मीडिएट का मतलब होता है सॉल्व करेगा कंज्यूमर डिस्प्यूट को।
मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसी कौन सी एडवर्टीजमेंट होती है जो मिसलीड करती है हम लोग को, ऐसी कौन सी एडवर्टीजमेंट होती है जिसको देख के हम लोग पागल हो जाते हैं, जैसे कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो मैंने सोचा मुझे कोलकाता जाना है, मुझे कोलकाता जाना है, क्यों मैं फ़्लाइट की इतनी महंगी टिकट लूँ, मैं क्या करूँगी, रेड बुल पीऊँगी, 110 रुपये की आती है, रेड बुल पीऊँगी और उड़ती चलूँगी, उड़ती फिरी अपनी पर्टिकुलर क्या बनाऊँगी, अपनी खुद की ही प्लेन बना दूँगी। तो वहाँ पे जब मैंने रेड बुल पी तो मेरी विंग्स आए नहीं, जब मेरे विंग्स आए नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। दूसरा, फेयर लवली में देखा है वो दिखाते हैं 7 दिन में यूं आप गोरे हो जाओगे, 7 दिन में आप यूं गोरे हो जाओगे। तो 7 दिन में जब आप लोग गोरे हो जाओगे, ठीक है, तो लोग इतने साल कैसे गोरे नहीं हो पाते, ठीक है, 7 दिन फेयर लवली लगा और गोरे हो जाओगे। तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपको मिसलीड कर रहा है। आप लोगों को पता है फेयर लवली का नाम भी चेंज होके ग्लो एंड लवली हो गया। ग्लो एंड लवली इसलिए हो गया है क्योंकि फेयर लवली में ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो आपको 7 दिन में गोरा कर रहा है। तो वहाँ पे वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मिसलीड कर रहा है। इट मीन्स एन एडवर्टीजमेंट फॉल्सली डिस्क्राइब एनी सच प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को क्या किया है, फॉल्सली डिस्क्राइब किया। फॉल्सली डिस्क्राइब का मतलब है गलत डिस्क्राइब किया। फेयर लवली गोरा कर रही है, कहाँ कर रही है, गोरा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को क्या किया, गलत डिस्क्राइब किया गया। Give a false guarantee to or is likely to mislead the consumer to the nature, substance, quality, quantity of such product and service. Give a false guarantee. गारंटी झूठी दी गई है, ठीक है, और likely to mislead the consumer. कंज्यूमर को मिसलीड किया गया एज अ नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ध्यान से सुनना। मान लो मैंने एक आईफोन लिया और आईफोन जो था वो वाटरप्रूफ था, है ना, आईफोन था जो वाटरप्रूफ था। तो वाटरप्रूफ था, तो मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग पूल में उस आईफोन को लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था वो वाटरप्रूफ है। उस आईफोन को मैं स्विमिंग पूल में लेके जाऊंगी। अब जब मैं स्विमिंग पूल में उसको लेके जाऊंगी तो वहाँ से मैं क्या करूँगी, बहुत अच्छी एक रिकॉर्डिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं उसको स्विमिंग पूल में ले गई क्योंकि मुझे पता था कि वाटरप्रूफ है और गारंटी पे फ़ोन था, तो अगर ख़राब भी होता है तो कौन होगा, वो मैन्युफैक्चरर मुझे चेंज करके देगा। तो मैं उसको ले गई। अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर आई तो फ़ोटो तो छोड़ो, मेरा फ़ोन नहीं रहा, फ़ोन की पूरी बैंड बच चुकी थी। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे फॉल्स गारंटी दी। अब मैं उन लोगों के पास गई, उन लोगों ने बोला मैडम आपने अपना फ़ोन जानबूझ के पानी में गिराया और हम आपको इसके क्या करेंगे, कंपनसेट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने मुझे फॉल्स गारंटी दी थी। तो गिव अ फॉल्स गारंटी और लाइकली टू मिसलीड किया उन लोगों ने मुझे। अब मैंने उन लोगों को साफ साफ बोला था कि मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए जिसको मैं स्विमिंग पूल में लेके जाऊं और फोटो वोटो ले सकूं, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे मिसलीड किया। मिसलीड द कंज्यूमर एज अ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, किसी पे भी मिसलीड कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को देखना, आप लोग लेस की जो चिप्स खाते हो उसमें मान लो 50 ग्राम लिखा हुआ है, तो 50 ग्राम में से 20 ग्राम तो सिर्फ हवा भरी होती है। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्वालिटी, क्वांटिटी, इस पर क्या कर रखा है, मुझे मिसलीड कर रखा है, ठीक है। कन्वे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रखी है, ठीक है। डिलायबिलिटी कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फिर भी उन लोगों ने मुझे नहीं बताई। डिलायबिलिटी मतलब जानबूझ के, कंसील मतलब छुपाई, क्या, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं बताई, छुपाई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, उन पे केस कर सकती हूँ क्योंकि उन लोगों ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या छुपा सकते हैं वो लोग, ठीक है। मान लो एक ड्रेस थी, उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट की, ये ड्रेस है, इतनी प्यारी है, वो है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने, जैसे मैंने मतलब ड्रेस चलाई तो ड्रेस, मान लो एक ड्रेस का एडवर्टीजमेंट था, वो ड्रेस बड़ी प्यारी थी, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि ये ड्रेस क्या है, अगर आग पकड़ेगी तो बहुत ही जल्दी पकड़ेगी क्योंकि वो क्या हो रहा है, चिंगारी जल्दी खींचती है। और मैं उस ड्रेस को पहन के कहाँ चली गई, होली का की वो मतलब होली वोली जल रही थी, ठीक है, वो होली वाले के एक दिन पहले मैं मतलब आराम से पहन के चली गई, या दिवाली पे मैं वो ड्रेस पहन के बाहर निकल गई। अब उस ड्रेस की वजह से अगर आग लग गई और मुझे लग गई तो वहाँ पे मैं उनके ऊपर केस कर सकती हूँ, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आपने फॉल्सली किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, मतलब गलत डिस्क्राइब किया। दूसरा, आपको फॉल्स गारंटी दी है,
दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हो, ठीक है। चौथा आप लोगों ने कुछ कंसील मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। अब देखते हैं लैंग्वेज में। ये तो था पीपीटी में, जो कि आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। आपको तोड़ तोड़ के लर्न करना है और जोड़ जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? इट मीन्स एन एडवर्टीजमेंट विच फॉल्सली डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को गलत डिस्क्राइब किया गया, जैसे कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। मैंने तो सोचा था कि रेड बुल पीऊंगी और विंग्स में उड़ूंगी, तो ऐसा गलत है। दूसरा, गिव अ फॉल्स गारंटी टू और लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर एज अ नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जो फ़ोन है मेरा, जिसको मैं पानी में लेके जाऊंगी, स्विमिंग पूल में जाके रंगीन हो गई, स्विमिंग पूल में जाके रंगीन हो जाएगा मेरा फ़ोन। वो तो रंगीन तो छोड़ो, उसका बैंड बज गया, सब कुछ ख़त्म हो गया उस फ़ोन में। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे गलत गारंटी दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, कन्वे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो गलत तरीके से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी कम दे दी या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिलायबिलिटी कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने छुपाई। जैसे कि मैं ड्रेस लाई तो उनको बताना चाहिए था कि इस ड्रेस से क्या होता है, जल्दी से आग पकड़ती है, तो इसको आप लोग आग से दूर रखो। तो वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, वो लोग लायबल होंगे। अब आ जाओ सर्विस, व्हाट इज सर्विस, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दो चीज़ें पढ़ी थी, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी। डिफेक्ट किसमें होता है, गुड्स में होता है, और डेफिशिएंसी किसमें होती है, सर्विसेज में होती है। तो व्हाट इज सर्विसेज, व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज का मतलब होता है वो चीज़ जो टेंजेबल नहीं है, वो चीज़ जो टेंजेबल नहीं है, वो इनटेंजेबल है, दैट इज सर्विस, ठीक है। सर्विस मीन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड टू पोटेंशियल यूजर, ठीक है। मतलब कोई डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को ईबीसीएल पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला मैं ईबीसीएल पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, सर्विस ही तो दे रही हूँ, ठीक है। विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर एंड इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, ठीक है। ये सब कुछ सर्विस होता है, लेकिन इनके अलावा भी सर्विस हो सकती है, ठीक है। तो इन कनेक्शन बैंकिंग की सर्विस हो गई, फाइनेंस की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ये सब कुछ आप लोग जानते हो कि इंश्योरेंस वगैरह क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, ठीक है, प्रोसेसिंग, है ना, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदर एनर्जी, टेलीकॉम, बोर्डिंग, लोडिंग। बोर्डिंग का मतलब होता है कोई सामान क्या करना होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग को इंडिया से बाहर सामान भेजना होता है, तो इंडिया से सामान जब बाहर भेजते हैं तो उसको क्या करते हैं, पोर्ट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो पोर्ट के थ्रू भेजते हैं ना, तो वो सामान कहाँ चढ़ाते हैं, पोर्ट में चढ़ाते हैं। जब वो पोर्ट में चढ़ाते हैं, दैट इज बोर्डिंग, ठीक है, बोर्डिंग एंड लोडिंग, ठीक है। हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन बनाए, एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, ये सब कुछ सर्विसेज होता है। लेकिन इनके अलावा भी अगर आपको लगता है जैसे एजुकेशन है, दैट इज ऑल्सो सर्विस, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज एंड अंडर द पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने कोई फ्री ऑफ चार्ज सर्विस ली है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को ईबीसीएल पढ़ाऊंगी, फ्री में पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला मैं आप लोगों को ईबीसीएल पढ़ाऊंगी और फ्री में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो सर्विस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोग को पर्सनली फ्री में सर्विस दे रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोग मुझ पर केस नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना। एक पर्सन था जिसके यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, ठीक है। एक पर्सन है जिसके यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, ठीक है। अब उस पर्सन के यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, तो मैं एज अ टीचर जॉब कर रही थी, लेकिन मेरा बाय प्रोफेशनल सीए था, ठीक है। तो मेरा बाय प्रोफेशनल सीए था और मैं उस पर्सन के यहाँ पे जॉब कर रही थी। अब उस पर्सन ने बोला, यार कशिश आप पढ़ाते तो हो ही, और मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरा एक काम कर दोगी। मैंने बोला क्या सर, बोलो, ठीक है। उन्होंने बोला मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल गलत कर दी, तो वहाँ पे क्या वो मुझ पे केस कर सकते हैं? क्या वो ये बोल सकते हैं कि इस लड़की को मैं सैलरी देता था और सैलरी की बदले में उसने क्या किया, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाया था, और वो इनकम टैक्स रिटर्न की उसने गलती से गलत फाइल कर दिया, अब उस पर केस लगा दो? क्या वो पर्सन मुझ पे केस लगा सकता है? आप लोग मुझे बताओ, क्या वो पर्सन मुझ पे केस लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? सुनना, वो पर्सन मुझ पे केस नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो वो सैलरी देता था वो मेरे जॉब के हिसाब से देता था, और मेरी जॉब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नहीं थी, मेरी जॉब पढ़ाने की थी, एज अ टीचर थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाई, वो फ्री फाइल करी थी, तो वहाँ पे वो मुझ पे कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता,
ठीक है, एक बार देख लो। पैसेंजर ट्रैवलर बाय ट्रेन ऑन पेमेंट ऑफ स्टेपुलेटेड फेयर चार्ज बाय द फॉर द टिकट आर कंज्यूमर एंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रेलवे प्रोवाइडेड अंडर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द सर्विस। ध्यान से सुनना, क्या हुआ, एक लड़का था, केस सुनना, केस का नाम आप लोग को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो सिर्फ प्रोविजन समझ लेना, ठीक है। केस का नाम याद हो, वैसे ये वाला हो भी जाएगा, बहुत इजी है, जर्नल मैनेजर वर्सेस आनंद प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और नहीं भी होता तो आप लोगों को केस सुन लेना। अब ध्यान से सुनो, क्या हुआ, एक लड़का था, वो ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन की उसने टिकट खरीदी। ट्रेन की टिकट उसने 1500 रुपये की खरीदी, ठीक है, 1500 रुपये की टिकट उसने ट्रेन की खरीदी। अब वो ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में उसको क्या हुआ, ना तो वो उसने एसी की टिकट खरीदी, ना उसको कुशन मिला, ना उसको ब्लैंकेट मिला, ना उसको खाना मिला। तो वहाँ पे उसने क्या किया, केस लगा दिया कि ट्रेन में ढंग से कोई भी सर्विस नहीं दी। क्यों? क्योंकि उस पर सफाई नहीं थी, उन लोगों ने मुझे पिलो नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे ब्लैंकेट नहीं दिया, खाना टाइम पे नहीं प्रोवाइड किया। तो वहाँ पे क्या वो ये लगा सकता है क्या कि ट्रेन ने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, जबकि ट्रेन का काम है आपको लेके आना और लेके जाना। तो क्या वो कंज्यूमर कहलाएगा? क्या ये जो चीज़ें वो बोल रहा है उस पर वो केस लगा सकता है? क्या ये वाली सारी चीज़ें सर्विस कहलाएगी? तो बहुत सारे सवाल आए उस कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने बोला कि जो पर्सन ने 1500 रुपये दिए, वो 1500 सिर्फ लेके जाने और लेके आने के लिए नहीं दिए। अगर लेके जाने और लेके आने के लिए देता तो वो एसी की टिकट क्यों खरीदता भाई? वो एसी की टिकट खरीदता ही नहीं, वो तो नॉर्मल टिकट खरीद लेता और 400 में भी चल जाता। उसने जो 1100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो क्यों दिए? वो इसलिए दिए क्योंकि एसी की फैसिलिटीज़ चाहिए थी उसको सफाई चाहिए थी, उसको ब्लैंकेट चाहिए था, उसको कुशन चाहिए था, उसको खाना चाहिए था, इसीलिए उसने दी थी। तो ये सब कुछ क्या है? सर्विसेज है, और यहाँ पे रेलवे पे पेनल्टी लग गई, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रैवल्स बाय ट्रेन, ध्यान से सुनना, ऑन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड फेयर, उसने जो टिकट थी वो ढंग से पे करी थी। चार्ज बाय फॉर द टिकट आर कंज्यूमर, वो कंज्यूमर कहलाएगा। एंड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल आर प्रोवाइडेड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द सर्विस, और इसको सर्विस कहलाएगा। अगर आप लोग ढंग से सफाई नहीं करा सकते तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है? आपके ऊपर केस कर सकता है। आ जाओ दूसरा केस क्या बोलता है? सब्सक्राइबर ऑफ टेलीफोन वुड ऑल्सो बी कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। मतलब अगर आप लोग टेलीफोन की सर्विस लेते हो तो टेलीफोन भी क्या होगा? आप लोगों के लिए सर्विस होगा। आप लोग मोबाइल की जो भी फैसिलिटी लेते हो वो सब कुछ क्या है? सर्विस है। जैसे कि मैंने वोडाफोन का मेरा मोबाइल है, तो वहाँ पे मतलब वोडाफोन की सिम है, तो वोडाफोन से जो भी मैं सारी रिचार्ज वगैरह करा रही हूँ वो सब कुछ सर्विस में आएगा, ठीक है। तो इसका केस है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन पटना वर्सेस ललित कुमार बलेजा, ठीक है, बालजा। नेक्स्ट, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या बोलता है? कंप्लेन अगेंस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन नॉट बी एंटर अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट द पर्सन रिसीविंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल इज नॉट कंज्यूमर एज द पेशेंट डज नॉट हायर द सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल। ये वाली चीज़ मैं ना आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि ध्यान से सुनना, अगर वापस एक बार डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो पुरानी वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में ज़रूर देखना, ठीक है। तो एक पर्सन था, वो क्या हुआ, वैक्सीन लगवाने गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो वैक्सीन लगवाने जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा, तो वहाँ पे वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। अगर वैक्सीन लगवाने की वजह से उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो कंज्यूमर है ना वो सर्विस है, क्योंकि वो फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है। अच्छा, कई बार गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके एंटर में आप जब जाते हो तो एक रिसेप्शन बना होता है, उस रिसेप्शन पे आप लोगों से 10 या 20 रुपये लिए जाते हैं। 10 या 20 रुपये लेके क्या किया जाता है, एक पर्ची बनाई की देती जाती है। तो क्या वो 10 या 20 रुपये आप लोग फीस मानोगे? नहीं, वो बिल्कुल भी फीस नहीं होगी, क्योंकि वो 10-20 रुपये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप लोगों से ले रहा है वो इसीलिए ले रहा है ताकि आप लोग क्या कर सको, मतलब आप लोग का लाइन में नंबर आ सके, ठीक है, ना कि वो डॉक्टर की फीस होती है। वो तो सिर्फ एक तरीके से एक रजिस्टर्ड फीस होती है कि हाँ ठीक है ये पर्सन इस हॉस्पिटल में आया था, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल लायबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फ्री में इलाज मत कराओ, क्योंकि अगर कल को कुछ आपको हो गया तो आप कंप्लेन भी नहीं फाइल कर सकते। तो कंप्लेन अगेंस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन नॉट बी एंटर अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड। क्या ग्राउंड है? कि जो पर्सन है रिसीविंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल इज नॉट अ कंज्यूमर एंड द पेशेंट डज नॉट हायर द सर्विस इन द हॉस्पिटल।
मोरएवर ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज डज नॉट अमाउंट टू सर्विस, मतलब जो भी आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज मिलाएगा वो सर्विस नहीं कहलाएगा। अब आ जाओ एलेक्से जे रेबियो, ठीक है, वर्सेस वाइस चांसलर बैंगलोर यूनिवर्सिटी। नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप लोग सिर्फ प्रोविज़न याद कर लेना। इन क्या होता है, इन जो हम लोग पढ़ते हैं ना केस स्टडीज, इन केस स्टडीज से क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो अब वापस पढ़ लेते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, आंसर शीट, पब्लिशिंग द रिजल्ट आर नॉट परफॉर्मिंग एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन एंड कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंज्यूमर। मतलब ध्यान से सुनना, आप लोग क्या होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद एग्जाम आते हैं और एग्जाम के लिए आप एक फॉर्म भरते हो, दैट इज एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने गए, अब एग्जाम देने गए तो वहाँ पे क्या हुआ, आप लोग बैठे, ठीक है, तो क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि उन लोगों ने पंखा नहीं चला रखा, सफाई नहीं है कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं हो, ठीक है, और वो लोग आपको कोई सर्विस नहीं दे रहे। वो लोग आपसे जो पैसे लेते हैं एग्जामिनेशन के वो इसीलिए लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, आपकी कॉपी वगैरह चेक कर सके, लेकिन वहाँ पर आप लोग कंज्यूमर नहीं हो। देखो वापस, इट वॉज हेल्ड एट यूनिवर्सिटी इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रही है, आंसर शीट इवेल्युएट कर रही है, रिजल्ट कर रही है, सब कुछ क्या है, सर्विस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो आप लोगों से एग्जाम की फीस ली गई थी वो इसलिए ली गई थी ताकि आप लोग एग्जाम दे सको, ठीक है, लेकिन ये लोग जो पेपर चेक करते हैं, आंसर देते हैं रिजल्ट में, वो सर्विसेज नहीं है। एंड कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंज्यूमर, और जो आप लोग फीस भरते हो वो आप लोग कंज्यूमर नहीं हो। तो अगर आप लोग को लगता है कि हमारा आंसर शीट गलत चेक हुई है या रिजल्ट गलत पब्लिश हुआ है या फिर उस कॉलेज में ढंग से सफाई नहीं थी, वो सब कुछ कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता, आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्सेस मदन लाल सन्हाई, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज हेल्ड दैट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिविल सर्वेंट आर नॉट कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट एज दे आर अपॉइंटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, ठीक है। मतलब जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों के क्या हो, वो आप लोग के प्रोफेसर जो है वो आप लोगों को कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर एडमिशन फ्री मिलता है या फिर थोड़ी बहुत पैसे मिल के होता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर ने सही नहीं पढ़ाया, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। जबकि अगर मैं आपको ट्यूशन दे रही हूँ और मैंने गलत पढ़ा दिया आपको EBCL, तो वहाँ पे आप लोग मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो, आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ पे वो लोग अपनी काबिलियत पे अपॉइंट हुए। तो अगर गवर्नमेंट कोई है ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स वगैरह, या फिर सिविल सर्वेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट का ऑफिसर वगैरह है, अगर वो आपको कोई काम करवा के दे रहा है तो वो आप लोगों ने उसको अपॉइंट नहीं किया, वो अपनी काबिलियत पे अपॉइंट हुआ है, तो वो आप लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहा, ठीक है। तो इट वॉज हेल्ड दैट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिविल सर्वेंट आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट एज दे आर अपॉइंटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का मतलब होता है वो अपने काबिलियत पे अपॉइंट हुए, एग्जाम दे के अपॉइंट हुए। जबकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको EBCL पढ़ाऊंगी और मैं गड़बड़ी कर दूँ, तो वहाँ पे आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने मुझे प्राइवेट ट्यूटर लिया है। सर्विस रेंडर बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर और हॉस्पिटल नर्सिंग होम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सर्विस रेंडर फ्री ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर हॉस्पिटल कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो फ्री ऑफ चार्ज हो। लाइक मान लो मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के बाद देखो आप लोग को दिखती भी होंगी डॉक्टर, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे डॉक्टर हूँ मैं, और अगर मैंने कोई सर्विस दी है किसी पेशेंट को और पेशेंट को इससे बदले में इससे पैसे लिए हैं पेशेंट से, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मुझ पे कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर यही केस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तो वो कंप्लेन नहीं हो सकता। कुल मिला के गवर्नमेंट वाले चीज़ों पे कंप्लेन नहीं हो रहा है। सर्विस रेंडर बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर और हॉस्पिटल, ठीक है, नर्सिंग होम कैन नॉट बी रिगार्डेड सर्विस रेंडर फ्री ऑफ चार्ज इफ अ पर्सन अवेलिंग द सर्विस टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेडिकल केयर वेयर अंडर द चार्ज ऑफ कंसल्टेशन डायग्नोसिस। सिंपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने
क्या करा रखा है, मैंने एक इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। और इंश्योरेंस मैंने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। अब इंश्योरेंस किसका करा रखा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है। अब भगवान ना करे मेरे साथ, क्या किसी के साथ भी ऐसा हो, मेरे साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो वो पर्सन क्या करता है, कुछ भी पैसे नहीं देता, कुछ भी पैसे नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं माना जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस है। हम वैक्सीन गए फ्री में लगवाने, वहाँ पे ना हमने पैसा दिया ना इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, तो वहाँ पे वो सर्विस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों का खर्चा होता है और इंश्योरेंस कंपनी हमारे बिहाफ पे पैसे देती है, तो वो भी सर्विस कहलाएगा। चाहे हम दे चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे, पैसे तो उन लोगों को मिल रहे हैं ना, तो वो सर्विस कहलाएगा। एक बार मैं लैंग्वेज रीड करूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन सुन लेना। सर्विस रेंडर बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर हॉस्पिटल नर्सिंग होम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज नहीं कहलाएगी। इफ अ पर्सन अवेल द सर्विस हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेडिकल केयर वेयर अंडर द चार्ज ऑफ कंसल्टेशन डायग्नोशन मेडिकल ट्रीटमेंट आर बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब सारा पैसा किसने दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। सच सर्विस वुड बी एम्बेड, इसके अंडर में कवर होगी, ठीक है। Similarly, whereas a part of condition service, employer bear the expenses of medical treatment and employee family member dependent service rendered by employee and his family member would not be considered as free। अच्छा, मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया, तो मेरे किसी एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया, एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया, उसने बोला मैं अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा उठाऊंगा। तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ का क्या कर सकती है, खर्चा उठा सकती है, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा उठा रही है, उसकी फैमिली मेम्बर्स का खर्चा उठा रही है, तो हॉस्पिटल को तो पैसा मिल रहा है ना, हॉस्पिटल को पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज नहीं माना जाएगा, वो सर्विस माना जाएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सुपीरियस गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि सही नहीं है, ऐसे गुड्स जो कि सही नहीं है, क्वालिटी जितनी होनी चाहिए उतने गुड्स में नहीं है, ठीक है। जैसे कि आईफोन में बोला गया था कि वो वाटरप्रूफ है, लेकिन वो वाटरप्रूफ था ही नहीं। फेयर लवली में बोला गया गोरे गोरे हो जाओगे, लेकिन वो गोरे गोरे हुए नहीं। हेयर ड्रायर बोला बाल स्ट्रेट कर देगा, लेकिन मेरे बाल उड़ा दिए, वो क्या हो गए, सभी सुपीरियस गुड्स हो गए। तो इट मीन्स विच गुड्स विच आर फॉल्सली क्लेम्ड एज जेन्युइन, मतलब उसको बोला गया वो जेन्युइन है लेकिन वो जेन्युइन है नहीं। बोला गया हेयर ड्रायर सही है, लेकिन हेयर ड्रायर से मेरे बाल उड़ गए, मैंने सोचा मेरे इतने काले घने बाल को मैं लंबा लंबा क्या करूंगी, स्ट्रेट करूंगी, लेकिन वहां पे तो मेरे बाल उड़ गए। तो वहां पे क्या हुआ, फॉल्सली बोल रहा है जेन्युइन है, लेकिन जेन्युइन है नहीं, ठीक है। बस यही है सुपीरियर गुड्स, ठीक है, जिसको डेफिनेशन को दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 में। नेक्स्ट है ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर का मतलब होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब था, मैन्युफैक्चर का मतलब वो गुड्स बनाता होगा या फिर गुड्स को नहीं भी बनाता होगा तो क्या करता होगा, असेंबल करके अपना नाम चिपका देता होगा, चिपका ले सही या फेविकॉल से, नहीं तो क्या करता होगा, दूसरों से ला के सिर्फ नाम चिपका देता है। अब ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर का मतलब होता है तेरी मेरी करना। तेरी मेरी करना मतलब यहाँ से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, यहाँ से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, यहाँ से खरीदेगा यहाँ से बेचेगा, मतलब वो बनाता नहीं है, सिर्फ एक तरीके से मिडल पर्सन है, यहाँ से खरीदता है और यहाँ पे बेचता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 क्या बोलता है, ट्रेडर इट मीन्स अ पर्सन हु सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स, ठीक है, फॉर सेल, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो मुंबई में किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मुंबई में कोका कोला का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर से खरीद के जयपुर लेके आना, बेंगलोर लेके जाना, हर जगह पे लेके जाना किसका काम होता है, ट्रेडर्स का होता है। इंक्लूड मैन्युफैक्चर, कई बार मैन्युफैक्चर ही ट्रेडर बन जाता है, कई बार मैन्युफैक्चर ही ट्रेडर बन जाता है। मैं ही बना रही हूँ, मैं ही दे के आ रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ, मैं ही दे के आ रही हूँ, मैं छोटी छोटी इमली के पैकेट्स बना रही हूँ तो मैं मैन्युफैक्चर हूँ, और उसी इमली के पैकेट्स को मैं हर जगह बेच के आ रही हूँ, मैं ही ट्रेडर हूँ, ठीक है। एंड वेयर सच गुड्स आर सोल्ड इन पैकेज, अगर डिस्प्यूट इन पैकेज फॉर्म वेयर द पैकर देयर ऑफ, ठीक है, जो भी उसको पैकेज करता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसे गुड्स हैं जो कि बल्क में आते हैं, जैसे कि मान लो ये जो शैम्पू है, शैम्पू मान लो बल्क में आ रहा है, ठीक है, लिक्विड में आ रहा है। अब मैंने क्या किया उसको बॉटल्स में पैक किया, पैकेट्स में पैक किया, तो या तो मुझे पैक मिला, पैक मिल के मैंने यहाँ से ख़रीदा यहाँ बेचा, यहाँ से ख़रीदा यहाँ पे भेजा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खुद पैक करते हैं तो वो पैकर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडर का मतलब क्या होगा, यहाँ से खरीदा यहाँ से बेचा। मैन्युफैक्चर खुद भी ट्रेडर हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चर भी क्या कर सकता है, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच सकता है, ठीक है, कोई उसको मना नहीं करेगा। और इंक्लूडिंग द पैकर,
व्हाट इज़ प्रोडक्ट लायबिलिटी? प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला, जैसे कि कुकर में चने चला दिए और कुकर खाली, मतलब कुकर में मैंने चने लगा दिए, चने डाल के कुकर चढ़ा दिया, राशि, ठीक है, क्या किया राशि ने, कुकर में चने डाल दिए और कुकर गैस पे चला दिया। अब कुकर फट गया, तो कुकर के फटने की वजह से अगर मुझे लग गई, मेरे घर के दीवार पे लग गई, ठीक है, या फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, पागल हो गई, तो वहाँ पे कौन मुझे उसका क्लेम करेगा? तो वो होता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट की लायबिलिटी किसकी होती है? तो ये क्या होती है, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? या तो मैन्युफैक्चरर का या प्रोडक्ट सेलर का। कैसे कैसे किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रख लेना, जो बनाता है प्रोडक्ट की लायबिलिटी उसकी होती है, या फिर जो बेचता है उसकी प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना, मान लो कुकर जिसने बनाया था या तो उसकी गलती होगी, ठीक है। अब उसने क्या किया था, सेलर को ये बताया था कि कुकर में से हम 2 महीने की गारंटी दे रहे हैं। तो सेलर के पास मैं गई कुकर लेने के लिए, तो कुकर सेलर वाले ने बोला कि मैं 2 महीने की गारंटी दूंगा, क्योंकि मुझे आगे मैन्युफैक्चरर से भी 2 महीने की गारंटी आती है, ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं लूँगी कुकर, 2 नहीं 3 महीने की गारंटी चाहिए, 3 महीने की मुझे गारंटी चाहिए। अब सेलर सोच रहा है लॉकडाउन चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, कोई खरीदेगा तो वैसे भी नहीं, तो उसने 3 महीने की गारंटी दे दी। 2 महीने की तो उसको मैन्युफैक्चरर से मिली थी, 1 महीने की उसने एक्स्ट्रा गारंटी दे दी। तो मान लो 2 महीने तक कुकर फटा नहीं, तीसरे महीने अगर कुकर फट गया तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर बोलेगा मेरी तो गारंटी खत्म, लेकिन सेलर फंस जाएगा और वहाँ पे सेलर की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि सेलर ने अपनी ओन लायबिलिटी पे वो गारंटी दी थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, जो मुझे लग गई या मेरे घर में लग गई तो वहाँ पे वो लोग मुझे कंपनसेट कर देंगे। जैसे कि कुकर था 1000 रुपये का, तो या तो 1000 रुपये में मुझे कुकर के दे देंगे और जो मुझे लग गई वो भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन या फिर क्या करेंगे, ठीक है, फॉर एनी हार्म कॉज टू द कंज्यूमर, मतलब जो भी मुझे हार्म मिला है उसके लिए मुझे कंपनसेट कर देंगे। मान लो मुझे लगी नहीं, सिर्फ कुकर फट गया, तो वो मुझे नया कुकर दे देंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं नया कुकर नहीं लेती तो मुझे पैसे वापस कर देंगे। इंक्रीज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंपनसेट जब भी होगा जबकि प्रोडक्ट या सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो। अब ध्यान से सुनना, उन लोगों ने मुझे कुकर दिया, मैंने क्या किया, कुकर में राशि ने क्या किया, कुकर में चने डाल दिया और पानी डालना भूल गई, तो वहाँ पे उनकी लायबिलिटी नहीं है, वहाँ पे मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी नहीं है, वहाँ पे मैंने मेरी गलती की वजह से अपने आप को लगा दिया, तो वहाँ पे मैं उनसे चाह के भी कंपनसेट नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि इतनी नॉर्मल सी बात है, अगर आप कुकर चला रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कम से कम आप लोग क्या कर सको, उसको उसमें पानी डालो। तो आपकी प्रोडक्ट की लायबिलिटी दोनों की हो सकती है, मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों की हो सकती है। वो कंपनसेट करेंगे किसको, कंज्यूमर को, अगर कंज्यूमर को हार्म हुआ है तो, ठीक है। और कब, जब वो प्रोडक्ट में क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। मुझे बोला गया था हेयर ड्रायर को आधे घंटे से ज़्यादा मत चलाना, अब मैं हेयर ड्रायर से यूं लंबे काले घने बालों को लंबा करती जा रही हूँ और 1 घंटा हो गया, तो वहाँ पे अगर मुझे हार्म भी हो रहा है तो उनकी प्रोडक्ट लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने साफ मुझे बोला था 1 घंटे से ज़्यादा मत चलाना, फिर भी मैं चलाई जा रही, तो उनके प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी नहीं है, वहाँ पर मेरी गलती है, ठीक है। तो वो मुझे कोई भी कंपनसेट नहीं करेंगे। एक बार रीड करते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर सेलर की होगी, ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंपनसेट एनी हार्म कॉज टू द कंज्यूमर। ध्यान से सुनना, कंपनसेट जब भी होगा जब आपको हार्म पहुंचेगा। कुकर का फटना कोई कंपनसेट नहीं है, कुकर एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन कंपनसेशन का मतलब होता है मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलना। मतलब 1000 रुपये का कुकर है लेकिन वो लोग मुझे 1 लाख रुपए दे रहे, तो वो कब देंगे, जब मुझे लगेगी, ठीक है। या फिर मेरे घर की दीवार खराब होगी, ठीक है। सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सोल्ड और डेफिशिएंसी, लेकिन याद रखना वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट या फिर सर्विस में डेफिशिएंसी होनी चाहिए, वहाँ पे अगर मेरी गलती है तो वो मुझे कंपनसेट नहीं करेंगे। अब 2 चीज़ें होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 चीज़ें होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ध्यान से सुनना, ऑफ और फॉर का डिफरेंस है, लेकिन दिन रात का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है एक इंसान जॉब कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है एक इंसान सर्विस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने CS किया, CS करने के बाद मैं एक XYZ लिमिटेड में जॉब कर रही हूँ, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अब
कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है मैंने CS किया लेकिन मैं जॉब नहीं कर रही, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब प्रैक्टिस कर रही हूँ तो किसी कंपनी ने मुझे एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट किया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, अगर मैं कहीं पे पढ़ाने जा रही हूँ और मंथली सैलरी उठा रही हूँ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वही है। ठीक है, लेकिन मान लो मैं कहीं पढ़ाने नहीं जा रही लेकिन मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, इतना अच्छा लेक्चर दे रही हूँ, लोगों को मज़ा आ रहा है, तो वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे 1 दिन के लिए बुलाया। ठीक है, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। वहाँ पे मैं जॉब नहीं कर रही थी लेकिन पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से गई। पढ़ते हैं मीनिंग, इट एम्प्लाई रिलेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इन्वॉल्व इन ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑर्डर इन द वर्क टू बी परफॉर्म एंड मोड एंड मैनर टू बी परफॉर्म। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी यहाँ के जॉब कर रही हूँ, किसी के पास जॉब कर रही हूँ, तो मुझे उसी तरीके से पढ़ाना होगा जिस तरीके से वो बोले, उसी रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा जिस हिसाब से वो बोले। ठीक है, मैं ओबे हूँ, मैं उसके अंडर में काम कर रही हूँ, तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या बोलता है, इम्प्लाइज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी अंडरटेक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरी आउट द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मेरे पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज है, उस पर्सन ने मुझे बुलाया है तो मेरी स्पेशलाइज नॉलेज पे बुलाया, तो वहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मास्टर रिलेशनशिप क्या है, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है। देखिए यहाँ पे कोई मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, वो मुझे जो पैसे देगा वो फीस कहलाएगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मैं सैलरी कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जो पैसे मिलेंगे वो फीस कहलाएगी। नेचर क्या है, एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू वर्क इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉय। मतलब वहाँ पे मुझे वो सब कुछ मानना पड़ेगा जो कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहेगा। लेकिन यहाँ पे इफ़ अ पर्सन वर्क इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर मैं स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से जा रही हूँ तो इंडिपेंडेंटली काम करूँगी, तो मैं अपने ओन स्किल और नॉलेज के हिसाब से काम करूँगी। जैसे एग्जांपल सुन लेना, आपके घर में प्लम्बर आता है, तो आप थोड़ी उसको बताओगे कि ऐसे काम कर ऐसे काम कर, वो स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से आपने उसको जॉब पे नहीं रखा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। आपने अपना घर क्या किया, इंटीरियर डिज़ाइन करवाया या घर को कंस्ट्रक्ट करवाया, तो कोई भी अगर स्पेशलाइज पर्सन आ रहा है, कोई इंजीनियर आ रहा है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, वो अपनी स्पेशलाइज नॉलेज, तो आप उसको थोड़ी बता सकते हो ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, अपने ओन स्किल और नॉलेज पे वो करेगा। जबकि यहाँ पे आपके यहाँ पे डेली काम वाली बाई आ रही है, तो वो अपने ओन स्किल पे नहीं आ रही, वो आपकी एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, आप जो भी बोलोगे वो करेगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ए अपॉइंटेड मिस्टर राजू एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। मतलब ए लिमिटेड ने मिस्टर राजू को चार्टेड अकाउंटेंट बनाया। यहाँ पे ए लिमिटेड ने राजू को ऑडिटर अपॉइंट किया। ऑडिटर का मतलब होता है वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा और चेक करके वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है, उसका एम्प्लॉय नहीं है, वो पर्टिकुलर स्किल्स के लिए गया है एज अ ऑडिटर, और ऑडिट करने के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एक बात याद रख लेना, आप लोग के EBCL में एक क्वेश्चन जरूर आता है 15 मार्क्स का, वहाँ पे एक क्वेश्चन में 5 डिफरेंस पूछे जाता है। तो मैं बोलती हूँ पार्ट C में से जितने भी डिफरेंस मैं कराऊँ सबको घोट घोट के पी लेना, क्योंकि क्या होगा, डिफरेंसेस के क्वेश्चन में मार्क्स फुल होते हैं। तो आप जितने डिफरेंसेस याद कर सकते हो याद कर लेना। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना। गाइज एक बात और, मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको वो ज्वाइन करना है। वो ज्वाइन अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को CS से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ जरूर मिलती जाएगी। तो आ जाओ आगे देख लेते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। व्हाट इज़ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो क्या होता है एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो गुड्स को बनाता है। ट्रेडर कौन होता है, जो यहाँ से लेता है यहाँ पे बेचता है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो सर्विस देता है। तो इन तीनों में से किसी के साथ भी कंज्यूमर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक बार लैंग्वेज में ज़रूर लाऊंगी नेक्स्ट टाइम पे। तो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और आज की क्लास